हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, जिसमें हम जुलाई 2024 का मैगजीन कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। ऑलरेडी हमारे पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी विद एमसीक्यूज कवर कर दिए गए हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप ये टॉपिक्स भी देख सकते हैं। आज हम सिक्योरिटी पोर्शन करेंगे। इवन लास्ट की 2 साल की पूरी वीडियोस प्लेलिस्ट के साथ तैयार है। तो आपका करंट अफेयर्स, आपका स्टैटिक पोर्शन पे पूरी तरह से चैनल डेडिकेटेड होके उसको काम कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिक्योरिटी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखो, सिक्योरिटी में हम ना सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे टेररिज्म इन JNK, यानी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इस समय यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। वहाँ पर कुछ विटनेस किया गया है, देखा गया है कि वहाँ पर टेररिज्म के यानी आतंकवाद के इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्या है, क्या हुआ, ऐसा वो देखते हैं हम न्यूज़ में और ज़्यादा क्या था। तो कह रहे, देखो, जो टेरर इंसिडेंट्स है ना, वो ज़्यादातर आपके देखने को मिलते हैं कश्मीर की वैली पे। और यहाँ देखा जाता है मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब पास्ट 2 डिकेड्स में ये एरिया जितना सेफ था, अब वहीं पर इतना सिक्योरिटी का एक कंसर्न आ गया है। कह रहा, जो टेररिस्ट इंसिडेंट है ना इन जम्मू रिमेन आर फार फ्रॉम फियर देन द कश्मीर वैली। कभी जम्मू में थोड़ा ना होता था, ज़्यादातर कश्मीर वैली पे होता था। फ्रिक्वेंसी और नेचर ऑफ अटैक आपको सबसे ज़्यादा टारगेट पिलग्रिम्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर वैली पे देखने को मिलता था। अब लेकिन कुछ मामला अलग हुआ है। कुछ मामला अलग इस वजह से हुआ है कि कश्मीर वैली को छोड़कर टेररिज्म राइज कर गया है जम्मू में। इसीलिए हेडिंग बनी रीसेंट रीजंस फॉर रीसेंट राइज इन टेररिज्म इन जम्मू, कि जम्मू में ऐसे कौन कौन से कारण बने जिसकी वजह से टेररिज्म राइज हुआ। इसके लिए सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर एक बात बड़ी नोटिस की गई है कि यहाँ ना रीएक्टिवेशन हुआ है प्रॉक्सी वॉर का। अब हम देखते हैं कि प्रॉक्सी वॉर क्या होती है। कई बार आपने ये टर्म, जब भी आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते होगे, तो आपने ज़रूर प्रॉक्सी वॉर का नाम सुना होगा। अब प्रॉक्सी वॉर बेसिकली होती क्या है? देखो, प्रॉक्सी वॉर कहो या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कहो, एक ही बात है। इसमें एक या दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा पार्टीज जो होती हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक नॉन स्टेट, ठीक है, कॉम्बेटेंट्स को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि आउटकम को और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जा सके अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए। तो प्रॉक्सी वॉर के एग्जाम्पल आप जैसे देखते हो, कोरियन वॉर हुई, वियतनाम वॉर हुई। प्रॉक्सी वॉर इंडिया में जैसे अगर की बात करी जाए, तो वॉर जो ग्रुपों के, स्मॉल कंट्रीज के छोटे छोटे ग्रुप्स के बीच में हो जाए, समझ रहे हो आप? तो आप देखो, दो तरह की वॉर्स होती है, कोल्ड वॉर, एक प्रॉक्सी वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब है जहां आप क्या कर रहे हो, लार्ज स्केल फाइटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो बात को। लेकिन जो इसके अंदर है ना, प्रॉक्सी वॉर में आप एक दूसरे को अपोज कर रहे हो मेजर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। प्रॉक्सी वॉर ज़्यादातर, देखो, कोल्ड वॉर दो सुपर पावर्स के बीच में होती है, जैसे हमने देखा यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। प्रॉक्सी वॉर ज़्यादातर देखी जाती है, जो होती है प्रॉक्सी वॉर, वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होती है, ठीक है। अब यहाँ से मामला थोड़ा आगे बढ़ता है। कह रहा, पाकिस्तान क्योंकि अपना रेलेवेंस री इस्टेब्लिश करना चाहता है, जो कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से, जो 5 अगस्त 2019 था, उसके हटने के बाद से बहुत ज़्यादा इनका जो इम्पैक्ट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे, वो बहुत डिमिनिश हो चुका था, ख़त्म हो रहा था। तो इनको लगा, भाई ऐसे कैसे, अब एक मौका है, कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, चलो एक मौके का फ़ायदा उठाया जाए, रीएक्टिवेशन प्रॉक्सी वॉर का करवा देते हैं, आर्टिकल 370 जो हटा है उसको काउंटर करने के लिए। अब सेकंड जो रीजन आया कि जम्मू में क्यों राइज हुआ टेररिज्म का, वो है थिनिंग ऑफ सिक्योरिटी ग्रिड इन जम्मू। कह रहे, ऐसा क्यों हुआ? कह रहे, जब ना 2020 के बाद से ना गलवान क्लैशेस शुरू हो गए थे ईस्टर्न लद्दाख में, और बहुत सारे जो कॉन्टिंजेंट फोर्सेस के लोग होते थे वो जम्मू से पुल कर दिए गए और चाइना के बॉर्डर पर बैठा दिए गए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन थी। तो क्या हुआ कि जम्मू की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा कंसर्न आ गया। तो जो बाहर, जो आउटसाइडर्स थे, उनको समझ आ गया, भाई इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, ये सिक्योरिटी से फ्री है, तो चलो यहीं से आतंकवाद शुरू किया जाए। फिर तीसरी चीज़ है कि जो सिक्योरिटी की सिचुएशन कश्मीर में है, वो एक अलग ही मामला है। हाइटन स्टेट ऑफ अलर्ट प्रोवाइड करा गया, लिटिल स्कोप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इन द कश्मीर वैली। कन्वीनियंट था इनके लिए टू लॉन्च टेरर अटैक्स इन जम्मू, जहाँ पे गार्ड रिलेटिवली डाउन रहे हैं।
तो इससे क्या होता है कि बेसिकली मिलिटेंट स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि हम स्टेबलाइज कर सकें कार्टर्स इन कश्मीर वैली। तो सिक्योरिटी सिचुएशन अगर कश्मीर में देखे जाए, वहाँ पर अटैक कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी है। तो इनके लिए बड़ा ही कन्वीनियंट था कि हम ना जम्मू से ये मामला अब शुरू करते हैं। तो देखो, जहाँ कन्वीनियंट होगा वहीं घुस जाते हैं। आतंकवादियों का क्या है, इनका कोई ये थोड़ा ना है कि ये इस पर्टिकुलर बॉर्डर पे नहीं जाएंगे। आतंकवाद तो ये कहीं पे जाए, जिसके अंदर फीलिंग्स बैठ जाए आतंकवादी वाली, तो वो कहीं पर भी फिर खेल खेल जाएगा अपना। उसको बस एक वीक पॉइंट पकड़ना है बेसिकली, अगर हम बात करें। अब बात होती है कि क्या इंसर्जेंसी की हिस्ट्री क्या रही है जम्मू एंड कश्मीर की। तो 1987 में बहुत एलिगेशन लगे कि यहाँ पर बहुत ही गलत तरीके से रिज्ड एंड डेमोक्रेटिक असेंबली इलेक्शंस होते हैं और डेमोक्रेटिकली यहाँ इलेक्शंस नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर अनरेस्ट है। फिर 1988 में दो बॉम्ब ब्लास्ट हो गए श्रीनगर की। बिगिनिंग ऑफ इंसर्जेंसी यहाँ से शुरू हुआ। यहीं से शुरू हुआ था इंसर्जेंसी जे&के अंदर, क्योंकि जब दो बॉम्ब ब्लास्ट हुए। फिर कह रहे हैं 1989 में बहुत सारे जो मिलिटेंट थे, हम बैक्ड बाय पाकिस्तान, यहाँ पर आर्म स्ट्रगल चली। फिर लेट 1990 और 2000 में क्या हुआ, ऐसे अटेम्प्ट लिए गए पीस टॉक के, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के, वो मामला आया। 2010 में यूरी अटैक हुआ, पुलवामा टेररिस्ट अटैक हो गया। तो कह रहे इतने सारे अटैक्स और इंसर्जेंसी होनी शुरू हो गई थी। फिर ये कह रहा है कि ऐसे जो हुआ, इतना सब कुछ जो हो रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं फॉर परसिस्टेंस ऑफ टेररिज्म इन जे&के। ऐसा क्या क्या कारण था। कह रहा इसका सबसे बड़ा कारण था एक्सटर्नल कारण। कह रहा रीजंस इसकी वजह से इतना ज़्यादा टेररिज्म जे&के में फैला, उसका एक्सटर्नल कारण सबसे पहला क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। कि पाकिस्तान को लगातार एक्यूज किया जाता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के रीजन में लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, ट्रेनिंग देता है टेररिस्ट ग्रुप्स को, सेफ हेवंस में रख के इनको, जम्मू एंड कश्मीर को पूरा उलझाने की कोशिश पाकिस्तान करता है। फिर अब आप देखो, बॉर्डर पे तो है ही ना, और ये बॉर्डर बड़ा पोरस बॉर्डर है, इन्फिल्ट्रेशन तो यहाँ बड़ा आसानी से हो जाएगी। बहुत चैलेंजिंग टेरेन है जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो अब लैंड है, टेरेन है, वो बहुत चैलेंजिंग है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू सील द बॉर्डर, बड़ा मुश्किल है इसको सील करना। कह रहा है इसको सील करना क्योंकि मुश्किल है, जोग्राफिकली बड़ा टफ एरिया है ये, टेरेन बड़ी टफ है, इसकी वजह से यहाँ पर आसानी से वेपन्स और मिलिटेंट्स की मूवमेंट हो जाती है। कह रहा है ये भारी भारी समस्या है। तीसरा कारण जो जे&के के टेररिज्म को परसिस्ट करता है वो है आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स। कह रहा है जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, लोकल ग्रुप्स को भड़काती हैं, और भड़काने के बाद उनको अपनी आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट कर लेती हैं और फिर उनसे गलत गलत काम करवाती हैं। इंटरनली अगर देखा जाए, सबसे इंटरनली काम क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। यानी जो गवर्नेंस में फ्रिक्वेंट चेंजेस थे, प्रेसिडेंट रूल के पीरियड्स में चेंज आए, एब्सेंस हुआ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट का, उससे एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। फिर रिलीजियस एंड एथनिक टेंशंस तो है, डाइवर्स रिलीजियस और एथनिक मेकअप है रीजन में। जो मुस्लिम है, हिंदू है, ट्राइबल ग्रुप है, ये बेसिकली क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं टू टेररिस्ट ग्रुप्स। अब इन अपॉर्चुनिटी की वजह से क्या होता है, कम्युनल टेंशंस बढ़ जाती है। तो कह रहा देखो, इंटरनली भी हम सुखी नहीं है, एक्सटर्नली तो है ही प्रॉब्लम। इंटरनली भी दिक्कत ये है कि जो रिलीजन और एथनिक वायलेंस आना शुरू हो जाता है, उससे भी हम बहुत परेशान हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है तीसरी चीज कि स्टेट का हाई हैंडेडनेस, एलिनेशन ऑफ पीपल। यानी जो स्टेट का हाई हैंडेडनेस का मतलब है कि यहाँ पर जो अफस्पा लग जाता है। अफस्पा बताओ, अफस्पा की फुल फॉर्म बताओ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अफस्पा का फुल फॉर्म बताना है आपको। कह रहा जो अफस्पा लग जाता है, इंटरनेट शटडाउन हो जाता है, आर्बिट्री डिटेंशन हो जाती है, इसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन को लगता है हमारे अंदर तो बड़ा अकेलापन आ रहा है, हम तो पूरी दुनिया से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। इससे भी इनको लगता है कि चलो कुछ ऐसा अगर टेररिस्ट ग्रुप या लोकल ग्रुप्स को थोड़ा भड़का लिया जाता है, वो बड़े जल्दी भड़क जाते हैं। फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये कौन होते हैं, ये बेसिकली इनको ना फंड मैनेज करने के लिए रिक्रूटमेंट, प्रोपोगंडा और मिस इन्फॉर्मेशन इनको फैला दी जाती है। यानी ये वो ग्रुप या वो इंडिविजुअल है जिसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस, नॉन कॉम्पिटेंट असिस्टेंस, ये सब दिया जाएगा। मतलब डायरेक्टली ये आर्म्ड एक्टिविटीज में होगा नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इसको सब प्रोवाइड करा जा रहा है। अब ये जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कैसे देखोगे कि कौन कॉम्पिटेंट और कौन सिविलियन है। इनकी कम्युनिटीज के टाइज, इनके पास जो टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन आ जाता है, इसकी वजह से वेरी वेरी डिफिकल्ट टू काउंटर दीज पीपल।
तो कह रहा क्या कोई तरीका नहीं है या कुछ ऐसा करा गया है कभी कि मेजर्स लिए गए हों काउंटर करने के लिए टेररिज्म इन जेएनके? तो कह रहा देखो सबसे पहला तरीका लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनली एंड पॉलिटिकली रीस्ट्रक्चरिंग करने का, कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएनके 2019 बनाया जाए। फिर लीगली 2019 में अमेंडमेंट हुई टू यूएपीए, डेजिग्नेट करा गया इंडिविजुअल टेररिस्ट को, डिक्लेरेशन हुई जमात इस्लामी को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी बात लीगली हमें समझ आया। सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था जेएनके में 2017 में। एक मल्टी एजेंसी सेंटर है जो कि इंटेलिजेंस की गैदरिंग करती है। फिर डेवलपमेंटल अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज 2015 में बनाया गया। इनको सेक्टर सेक्टर स्कीम से डाला गया ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रियों को डेवलप किया जाए। कॉन्फिडेंस यहाँ के लोगों का बढ़े उसके लिए हमने गुडविल ऑपरेशन सद्भावना चलाया 2023 में। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी चलाई। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए भी 2019 में ही जब इंडिया ने एफर्ट लगाया कि भाई पाकिस्तान का जो रोल है टेररिज्म को सपोर्ट करने में, इंटरनेशनली इंडिया ने उठाई ये बात। इवन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया पाकिस्तान। जब पुलवामा अटैक टेरर इंसिडेंट हमारे देश में हुआ 2019 में, तुरंत ही एफएटीएफ ने, एफएटीएफ का फुल फॉर्म बताना है, किस तरह की बॉडी है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, काम क्या करती है, प्लीज राइट दिस इन कमेंट सेक्शन, एफएटीएफ का वर्क क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि देखो सबसे बड़ी बात क्या हुई, आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करो पॉलिटिकली, आप सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना शुरू करो, ताकि क्या हो, आपकी जो लोकल पॉपुलेशन हो आपके ऊपर वो फेथ करे और वो डेमोक्रेसी के साथ कनेक्ट हो जाए। पहला काम ये करो। उसके बाद जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है असेंबली इलेक्शंस की जेएनके में बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सितंबर में अक्टूबर में, ये भी एक अच्छा काम है। फिर क्या करो, आप लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करो, यानी कि लोकल बॉडीज को एम्पावर करो, पंचायत्स को एम्पावर करो, ताकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती चली जाए, सक्सेसफुल कंडक्ट हो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस का। फिर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस की बात यहाँ पर आती है, कह रहा है जो आर्मी है कैन लिवरेज स्ट्रेंथ टू डोमिनेट एट द हाइट्स, विजिलेंस बढ़ाओ यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का, इंटेलिजेंस गैदरिंग एनालिसिस कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ ताकि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ती चली जाए, बॉर्डर मैनेजमेंट के काम करो, स्ट्रेंथन करो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस बनाओ, टेक्नोलॉजी को अच्छा करो। कह रहा याद है मधुकर गुप्ता की कमेटी बनाई थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था, रिकमेंडेशन दी थी कि इन्फिल्ट्रेशंस को कैसे रोकना है। कह रहे वो काम क्यों नहीं करते हो आप? रोने से कुछ नहीं होगा कि बॉर्डर पे हम नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ तो आपको ऐसा स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल देखो एआई है, मशीन लर्निंग है, इसके यूज से ही आप ये सारा टेररिज्म खत्म कर सकते हो। फिर कह रहा देखो अल्टीमेटली एक बात तो समझ लो, किसी भी जगह पर टेररिज्म तभी राइज करता है जब उस जगह का, उस राज्य का डेवलपमेंट विकास ना हुआ हो। तो आप सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स को जॉब दो, अपॉर्चुनिटी दो लोकल्स को, वो तभी आपके साथ आएंगे। इसीलिए जो आपने 2021 से 23 वाला जो आपने जम्मू एंड कश्मीर का इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलाया है, वो एस्पिरेशनल जो है ना, वो काम उस पर अच्छे से लग के करो आप। तो यही सब चीज़ें आपको आगे पहुंचाएंगी। फिर देखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम तो करना ही पड़ेगा, जो वहाँ पर अंडरटेक करो सीबीएम्स का, सिविलियन मिलिट्री कोऑपरेशन, रिहैबिलिटेट करो फॉर्मर मिलिटेंट्स को। तो यहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड्स है जम्मू रीजन का, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इफेक्टिव सिविलियन मिलिट्री कोऑपरेशन का। यहाँ डेवलप करो, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बनाओ, इन्वॉल्वमेंट करो यहाँ पर जो लोकल रिलीजियस लीडर हैं, ताकि वो एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स को ख़त्म करें। प्रोएक्टिव यहाँ पर एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की, ताकि हम ना आइसोलेट कर पाएँ टेररिस्ट ग्रुप्स को। तो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि जो इंडिया का डिप्लोमेटिक एफर्ट है एफएटीएफ, ताकि वो ना बेसिकली पाकिस्तान के रोल को सपोर्ट कर पाएँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, हाईलाइट करा गया है यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, तो ये सारे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे ताकि आप जो भी जम्मू में बेसिकली हो रहा है इस समय, उसको रोकने के लिए आपकी ये इमीडिएट ज़रूरत है कि आप इस पे काम करो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, NSCS। वाई इट इज़ इन द न्यूज़? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, क्या करा है, नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुलाया है। अब आपको दोनों बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो NSCS बेसिकली लेट 1990s में क्रिएट हुई
और ये एज अ सेक्रेटेरिएट काम करती है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, सभी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को देखती है। इसको हेड करता है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो सेक्रेटरी होता है एनएससी का, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि सभी मिनिस्ट्रीज को जैसे स्ट्रैटेजी बनाना, डायरेक्शन बनाना, लॉन्ग टर्म विजन तैयार करना, इनका एक काम होता है कि जितने भी पॉसिबल थ्रेट आने वाले समय में आ सकते हैं, उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार करना, पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करना कि देखो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो जो पोस्ट एनएस एडिशनल एनएसए की है, ये हमेशा से वेकेंट थी एक्चुअली, इसीलिए अपॉइंटमेंट की गई है। तो अपॉइंटमेंट हुआ है एडिशनल आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, ताकि जो एनएससीएस की फंक्शनिंग है वो और अच्छी होती चला जाए। अब देखो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में बैठता कौन कौन है? 3 इसमें डेप्यूटी एनएसए बैठते हैं। कौन होते हैं वो? इंडियन फॉरेन सर्विस, आईपीएस, आर्म्ड फोर्सेस। ये 3 लोग यहाँ पर डेप्यूटी में बैठते हैं। मिलिट्री एडवाइजर भी बैठता है, इसको कोऑर्डिनेट करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ सारा कुछ। इसमें नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होता है, जिसको इंचार्ज होता है वो ना कोस्टल स्टेट्स, कोस्ट गार्ड्स के साथ मिलके बैठता है। अच्छा, इसी में यहाँ मामला आता है अभी आपका। प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर, चेयरमैन है एनएससी का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। एडिशनल ऐसे ना इनकी ये होती है, ये एक तरीके से इनकी साइकिल बनी होती है ऐसे। ये इनकी पोजीशन इस तरह से होती है। नीचे आपके डेप्यूटी एनएसए आते हैं, मैरीटाइम एडवाइजर्स आते हैं, ठीक है। अब 2019 में जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई कि भाई एनएसए का रैंक कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरह होना चाहिए, और है ना एक्सेस इसको होगा कैबिनेट पेपर्स का, ये सब भी बात रखी गई। अब ना देखो, एडिशनल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आया है, इसका आने का अपॉइंटमेंट की ज़रूरत क्यों थी और इसका सिग्निफिकेंट क्या है? इस पोजीशन से इतनी हेल्प क्या मिलेगी हमें? कह रहे सबसे बड़ा जो हेल्प मिलेगी, निश रोल फॉर एनएसए। एएनएसए एक तरह का की लिंक है एनएसए और दूसरे मेंबर्स के बीच में। एनएसए कॉन्सेंट्रेट कर सकता है मोर इफेक्टिवली ऑन ओवरसीइंग की एडवाइजरी बॉडीज, और ये कॉन्टिन्यूटी बना सकता है। जो पॉसिबिलिटी है ना एलिवेट करने की एएनएसए को, द रोल ऑफ एनएसए, ये बढ़ेगी। फिर अडेप्टिंग और एमर्जिंग नीड्स, कॉन्टिन्यूस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। अब ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से थ्रेट थे जिससे एनएससीएस का डिमांड जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। कह रहा सबसे बड़ी बात है वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, फॉरेन इंटरफेरेंस। देखो, इमर्जिंग थ्रेट बहुत है, इसीलिए हमने करा है ये। एक तो डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं, आप ही के साथ ट्रेड करेंगे, आप ही के देश में टेररिज्म फैलाएंगे। एक एग्जाम्पल अभी हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेन इंटरफेयर डोमेस्टिक अफेयर्स में बहुत बढ़ती जा रही है। चाइना का जो इंडियन ओशन में डोमिनेंस बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं ना, मुंह पे थप्पड़ है हमारा वो एक तरह का। तो इमर्जिंग थ्रेट है ही, नेबर से दिक्कत है ही, साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, सारी दिक्कत है ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड वॉरफेयर। अगर नहीं पता होगा तो आई लेट यू नो, पहले आप मुझे बताओ हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब करें क्या? ऐसा ऐसा क्या करें कि भाई इसका रोल और स्ट्रेंथन हो और बहुत अच्छे से हम ये सारी चीज़ों को डील कर पाएँ। हमें एनएसए का रोल बढ़ाना होगा। हमें बिल्कुल क्लियर क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, स्पेसिफिक ड्यूटी सब कुछ बताओ। अच्छे से एक फ्रेमवर्क तैयार करो। फिर क्या करो, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दो एनएससीएस में। स्पेशलिस्ट को रिक्रूट करो, एक्सपर्टीज वाले बंदों को करो ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ। फिर इम्प्लीमेंट करो होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी डेवलप करो पार्टनरशिप विद सिटीजन्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर, ये सारा सिविल सोसाइटी, ताकि आप ना जॉइंट नेशनल इनिशिएटिव्स ले सको और अच्छे से काम कर सको। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड 25 ईयर्स अगो, केसी पंत के टास्क फोर्स से निकल कर आया है। एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, डिफेंस सब है। इसका पर्पस है इंटीग्रेटेड थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशंस को बढ़ाना। 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बॉडी है, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, ये सब बैठ के इसमें काम करते हैं। अब हमें चलना है अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिग्निटरीज। इसके बारे में हम बात करते हैं। वाई इन द न्यूज़? तो देखो, रिसेंट जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ ऑन द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ड्यूरिंग अ पब्लिक रैली, उसने कंसर्न रेज करे हैं अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ डिग्निटरीज, जिनको पोजीशन को होल्ड करना है उन पर। और इतना
जनरली वल्नरेबल थ्रेट होते हैं फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स, उसको देखने की बात हो रही है। तो जो रिसेंट असैसिनेशन हुआ है यूएस के प्रेसिडेंट का, आपको पता चला होगा, जो एक्स प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन पे एक अटैक हुआ पब्लिक रैली के दौरान, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले की बात है। कह रहा यार ये तो बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई कि, है ना। कह रहा इससे ना और भी बात होती है कि हमारे देश के जितने भी डिग्निटरीज हैं उनके लिए स्पेसिफिकली सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा है। कह रहा देखो, स्पेशल सिक्योरिटी कवर जो दिया जाता है ना इंडियन डिग्नेटरीज को, दूसरे सिटीजन्स को, वो क्या होता है। कह रहा सबसे बड़ी चीज है ऑफिशियल पोजीशन। सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, इन सबको पोजिशनल स्टैट्यूटरी सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। आपको पता है ना किन किन को। यूनियन मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जज हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, इन सभी को पोजिशनल स्टैट्यूटरी सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। सिक्योरिटी का सीधा सा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है बोल्ड एंड इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग। दूसरा काम है थ्रेट परसेप्शन, यानी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका थ्रेट का असेसमेंट करना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सिक्योरिटी कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को, कैसे कैसे, वो सारा का सारा इसमें होता है। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। पूरा थ्रेट असेसमेंट करने के बाद ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट डिग्नेटरीज को दिया जाता है। अब सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट वो क्या होती है? देखो, देर इज नो ऑफिशियल कोई नोमेनक्लेचर नहीं होता, वीवीआईपी वीआईपी इस तरह का कुछ नहीं लिखा होता। सिक्योरिटी जो यूनियन गवर्नमेंट देती है वो गाइडलाइंस के बेसिस पे देती है, और वो गाइडलाइन तैयार करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक ब्लू बुक होती है, एक येलो बुक होती है। ब्लू बुक का मतलब होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन की, सिक्योरिटी प्रेसिडेंट की उसमें लिखी होती है, वाइस प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की लिखी होती है। येलो बुक में जो लिखा होता है वो लिखा होता है गाइडलाइंस दूसरे इंडिविजुअल्स का, अदर देन दीज थ्री। ठीक है, इनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसे हैं, इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन, सारा लिखा हुआ होता है। अच्छा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट जब व्यक्ति का किया जाता है उसमें पूरा दिमाग लगाया जाता है। देखो ऐसे ही नहीं, इसको कहाँ कहाँ से थ्रेट आ सकता है वो पूरा केयरफुल असेसमेंट किया जाता है, कहाँ कहाँ से खतरा इस बंदे को आ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर थ्रेट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एक जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, एक जेड होती है, एक वाई प्लस होती है, एक वाई होती है और एक एक्स होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थ्रेट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है बेसिकली, ये हमें हमेशा याद रखना है। अब देखो, जेड प्लस जो सिक्योरिटी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जेड प्लस सिक्योरिटी का मतलब है इसमें आपको 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड मिलते हैं, 6 पीएसयू मिलते हैं, राउंड द क्लॉक एट द सेम टाइम 2 जवान दिए जाते हैं, एस्कॉर्ट के 5 वॉचमैन दिए जाते हैं, 2 शिफ्ट उनकी लगती है। जेड सिक्योरिटी वगैरह को अप्रूव कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, हाईएस्ट सिक्योरिटी कौन सी है? जेड प्लस की है, एक भी शरद पवार जी को दी गई थी, याद रखना। ठीक है, मोहन भागवत जी इन सबको दी गई है जेड प्लस सिक्योरिटी वगैरह ना। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब सिक्योरिटी कवर टू द प्राइम मिनिस्टर पर हम बात करते हैं। अगर सिक्योरिटी कवर प्राइम मिनिस्टर को दी गई है तो उसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। कह रहा देखो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, अंडर द स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1988 एसपीजी एक तरह का आर्म्ड फोर्स है। मैंडेट है जो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है प्राइम मिनिस्टर को, सर्विंग हो चाहे फॉर्मर हो, याद रखना। और उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी का मतलब है प्रोटेक्शन दी जाएगी क्लोज क्वार्टर्स में। उसकी जर्नी चाहे रोड से हो रही हो, रेल से हो रही हो, एयरक्राफ्ट से हो रही हो, किसी फंक्शन में गया है, इंगेजमेंट में गया है, किसी रेसिडेंस का कुछ ऐसा है, सब पर उसको सिक्योरिटी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर अथॉरिटीज, ऑल्दो इट इज द एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, उसका फाइनल कॉल होता है कि पीएम की सिक्योरिटी अरेंज कैसे करनी है, सारा काम वही करता है। जब पीएम किसी दूसरे स्टेट में भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर स्टेट पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग, इस रूट का क्लियरेंस, वेन्यू सैनिटाइजेशन, ये सब काम वहाँ की स्टेट पुलिस करती है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी कुछ ना कुछ वो बताती है कि कहीं थ्रेट तो नहीं आ रहा सिक्योरिटी पे, तो उसका काम है। तो अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग पावर दी गई है। अब हम चलते हैं अपने न्यूज इन शॉर्ट्स की तरफ, जिसमें पहला ही न्यूज इन शॉर्ट है आईटी डिसरप्शन एंड इम्पैक्ट ऑन क्रिटिकल सर्विसेज। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक आउटरीच है, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड आईटी डिसरप्शन हुआ है। आउटेज का मतलब है जहाँ पर लॉजिक एरर हुआ हो,
सेंसर का कॉन्फ़िगरेशन अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, जैसे कि आपका सिस्टम क्रैश कर जाए, क्रिटिकल सेक्टर आपका हेल्थ केयर बैंकिंग आपका क्रैश कर जाए, है ना? कर भी गया था, याद करो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जब सिस्टम आपका उसमें एरर आ गया था, तो लेटर असेसमेंट हुआ बाय द आरबीआई, तो पता चला जी 10 बैंक और एनबीएफसीज को इंडिया में माइनर डिस्रप्शन देखने को मिला था। देखो, जब आईटी एज आउटेज क्रिटिकल सर्विसेज को इम्पैक्ट कर देगा तो कितनी समस्या आ जाती है। आप ये समझो, 1 मिनट भी अगर बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ आ गई या कुछ ऐसा हुआ, इकोनॉमिक डिसरप्शन सबसे पहले होगी। आपकी फाइनेंशियल मार्केट फ्रीज कर जाएगी, सारे बिजनेसेस डब्बा गोल हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2021 में जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हॉल्ट हो गया 4 घंटे के लिए, तो हालत खराब हो गई थी उस समय इन्वेस्टर्स की। अटक गए थे उनका गर्दन में, उनको खाना नहीं खाया जा रहा था कि यार हाँ बस हो गया, अब क्या होगा हमारा। हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन सर्विसेज पूरी डिस्टर्ब हो जाती हैं, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सारा इनएक्सेसिबल हो जाता है। कह रहा याद है 2017 में जब वाना क्राई का अटैक पड़ा था हॉस्पिटल्स इन यूके, 1,90,000 सॉरी 19,000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करनी पड़ गई थी। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कह रहा 2020 में साइबर सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ही दिक्कत आ गई, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, आपका एनर्जी सेक्टर सारा, स्मार्ट ग्रिड पूरी बैठ जाती है। तो उसके बाद ये कह रहा है वल्नरेबिलिटी क्या है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया में। कह रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में जो वल्नरेबिलिटी है ना, वो सबसे बड़ी पता है क्या है? हम बहुत ज़्यादा बाहर डिपेंडेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। हमारी हैवी रिलायंस है, हम सारा माल हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का सब बाहर से मंगवाते हैं। सिक्योरिटी भी रिस्क है और वल्नरेबिलिटी तो है ही। फिर लार्ज डिजिटल फुटप्रिंट है विद लो डिजिटल लिटरेसी, लिमिटेड रिडंडेंसी है, एडिक्वेट बैकअप नहीं है, मेकिंग सिस्टम मोर वल्नरेबल, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक है, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की दिक्कत है। क्या करे व्यक्ति? तो ऐसे कौन से मेजर्स लिए जाएं जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो? तो कह रहा है भैया नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन हो, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हो, ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है, इस पर काम करना ज़रूरी है। देखो ये सब अपडेट करके इस पे जो भी रिसेंट करंट ज़रूरत है वो करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट काम आता है अर्बन नेक्सलिज्म पर। कह रहा है रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 का इंट्रोड्यूस करा। इसका काम है नेक्सलिज्म जो अर्बन एरियाज में बढ़ता जा रहा है उसकी रोकथाम करना, बहुत जरूरी काम है। तो उसी के लिए ये बिल आया है, इसका नाम है महाराष्ट्र स्पेशल पुलिस सॉरी पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। इसका काम क्या है? सबसे पहला इसका काम है टारगेट करना वाइड रेंज ऑफ एक्शंस बाय सस्पेक्ट्स, इनकरेजिंग प्रीचिंग सबको बताना कि जो भी डिसोबीडियंस लॉ से होगा तो फिर देखो आप क्या होगा। पहले ही डिक्लेयर कर दो, पहले ही अवेयरनेस क्रिएट करो। फिर अलाउ करना जितनी भी डिक्लेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि अनलॉफुल हैं, जो लॉ के हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, तो डीएम के पास, पुलिस कमिश्नर के पास ये पूरी पूरी पावर है कि वो उनको प्रोसिक्यूट कर दें। करंटली हमारे पास अनलॉफुल के लिए यूएपीए एक्ट है, जिसको हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के नाम से जानते हैं। प्रोसिक्यूशन जो अंडर यूएपीए है उसमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आता है अर्बन नेक्सलिज्म क्या है। देखो नेक्सलिज्म का सीधा सा मतलब है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी LWE कहते हैं हम। तो नेक्सलिज्म मतलब क्या? जिसकी ऐसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो जो डेमोक्रेसी पे बिलीव ना करता हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में बिलीव ना करता हो, स्टेट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो, वो भी वायलेंट मीन से, लड़ाई झगड़ा दंगे करके उसको मजा आता हो, यानी कि नक्सलिज्म का शिकार है वो इलाका। और इंडिया में 1967 में नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया। कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है अर्बन नक्सलिज्म की, बस आप ये समझो अर्बन एरिया में नक्सलाइट्स का प्रवेश, सीपीआई मायोस ग्रुप्स की प्रेजेंस। अब ये कैसे प्रवेश करते हैं, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं सेफ हाउसेस फॉर लीडर्स एंड कार्डर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे देते हैं अंडरग्राउंड स्क्वाड्स को। ये क्या करते हैं, यूथ स्टूडेंट वर्कर्स को मोबिलाइज और रिक्रूट कर देते हैं इंडस्ट्री और दूसरी बॉडीज में। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है उसने कोई फ्रेज अर्बन नक्सल का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये इसको बोला जा रहा है कि इसको पूरा एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। तो देखो अब ऐसे एक मामला शुरू हो गया है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, सीबेक्स 2 न्यू एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन। इंडियन नेवी ने सर्टिफाई करा है न्यू एक्सप्लोसिव नेम सीबेक्स 2। कौन डेवलप किया इसको?
इसको डेवलप करने वाला है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्रीज की। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर एक कटिंग एज एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन है और अंडर डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम सर्टिफाइड है। ठीक है, इसमें आपका सिट बैक्स थर्मोबैरिक एक्सप्लोसिव्स के तहत है ये। और इसमें सीबेक्स 2 जो है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है ये बेसिकली। इसमें आपके ट्राई नाइट्रोलियन यूज़ होता है एक्सप्लोसिव, जो कि मिलिट्री शेल में बॉम्ब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव यूज़ किए जाते हैं। थर्मोबैरिक एक्सप्लोसिव हैं जो कि एक्सटेंडेड ब्लास्ट ड्यूरेशन इंटेंस हीट वाला यूज़ किया जाता है। हाई टेम्परेचर में यूज़ करा जाता है सारा कुछ। ठीक है, अब इनका देखो वही है, सेफर स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली। ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, ये एक बड़ी बात है क्योंकि न्यू एक्सप्लोजन है बेसिकली। ठीक है, अब आओ रुद्रम वन पे। रुद्रम वन याद रखना पहला भारत का इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एयर टू सरफेस है, ये भी ध्यान रखना। डीआरडीओ ने डेवलप करा था। लॉन्च प्लेटफॉर्म सुखई है। 30 MKI वाइटर जेट है। इनरियल आपका नेविगेशन सिस्टम है इसके अंदर। रेंज आपको इसकी 500 मीटर से लेकर 1500 किलोमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर तक जाती है। और समझ लो सारे रेडिएशन इमिटिंग टारगेट को 250 किलोमीटर के अंदर जो आ रहे हैं उसको सबको रेंज को पूरा करती है। इससे मदद क्या मिलेगी, एनिमी टेरर अगर इस बीच में आया तो उसको हटा देगा ये। क्रिटिकल एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन को न्यूट्रलाइज कर देगा ये सिस्टम। ठीक है, जोरावर टैंक डीआरडीओ की ही दी गई चीज़ है। एक कंट्री का इंडिजिनस लाइट जोरावर टैंक है बेसिकली ये। डेवलप डीआरडीओ और एलएनटी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उसने बनाया है ये। इसको जोरावर सिंह जनरल जो है लेजेंडरी, उन्होंने मल्टीपल सक्सेसफुल विक्ट्रीज तिब्बत में जीती थी, उन्हीं के नाम पे बनाया गया है। इसमें एआई का इस्तेमाल करा गया है, सर्विलेंस ड्रोन डाले गए हैं और रैपिड डेवलपमेंट करी गई है कि माउंटेनस रीजन में जाके काम कर पाए। एम्फीबियंस हैं, वर्सेटाइल हैं ऑपरेशंस में। उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस की बारी आती है। तो याद रखना हर एक्सरसाइज कभी ना कभी पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और मंगोलिया की मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज है। याद करना इस बार जो ये अब होने वाली है वो मेघालय में होगी कंडक्ट। एक्सरसाइज मैत्री है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड की है, थाईलैंड में कंडक्ट हुई थी। रिमपैक जो है वो रिम ऑफ पैसिफिक ओशन हाइल्ड में हवाई में हुई थी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया भी इसमें पार्ट लेता है। रिमपैक याद रखना, रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये। और इससे ये करना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम सभी चाहते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन में। फिर एक एक्सरसाइज आपकी आती है आपके फ्रीडम एज में, साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान में पहली ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है। साउथ कोरिया के सदर्न आइलैंड जेजू में हुई थी। एक्सरसाइज एक पिच ब्लैक है, इंडियन एयरफोर्स ने ये करी, रीच ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज पिच ब्लैक। हर 2 साल में होती है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये। और एक्सरसाइज सागर कवच है, ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो आपके आंध्र प्रदेश में हुई थी। और इसमें असेट के आपके इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, फिशरी, कस्टम, दूसरी एजेंसीज आके सागर कवच करती हैं। तो ये हमारी अपनी देश की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। क्या नाम है एक्सरसाइज? सागर कवच। दिस इज ऑल अबाउट योर सिक्योरिटी पोर्शन। नाउ डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स योर सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एमसीक्यू में डाले हैं, लेट्स डिस्कस दैट क्योंकि वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फाइटिंग टेररिज्म। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। ऑल दो आई हैव गिवन यू, आई हैव प्रोवाइडेड द आंसर, आंसर भी मैंने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन गाइस देखो सबसे पहले खुद अटैम्प्ट करो। यूरी अटैक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पॉज करो, आंसर देखो, उसके बाद बताओ कितने आंसर्स ठीक हो रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ पर आओ। एनएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, कब इस्टेब्लिश हुआ था इसके बारे में पूछा गया है। सेवेंथ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंटी रेडिएशन मिसाइल। आंसर्स दिए गए हैं, अपने आंसर्स मिलाओ, चेक करो, की पॉइंट्स पढ़ो इनके ध्यान से। पॉज करते हुए वीडियो को आप देख सकते हैं, इनकी की इन्फॉर्मेशंस को पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिक्योरिटी पोर्शन गाइस। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल।